Good evening, students. So, this is our lecture number 11 on the Hindu Succession Act 1956. तो हमारी डिस्कशन जो चल रही थी विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा पे, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. अब इससे पहले हम लोग डिस्कशन को कंटिन्यू करें, पहले ही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है. प्लीज़ उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए. वहाँ पर जो भी जुडिशरी के रिगार्डिंग अपडेट्स आ रही हैं मैं वो अपलोड कर रहा हूँ. अलॉन्ग विद दैट जो भी ये हिंदू लॉज हैं इनके जो नोट्स हैं वो आपको उस ग्रुप पर मिल जाएंगे. ठीक है. सो प्लीज़ ज्वाइन दैट ग्रुप. अब कंटिन्यू करते हैं. एक बार हम लोग देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या इश्यूज़ को डिस्कस कर लिया है. ठीक है. हमने प्राइमरली दो इश्यूज़ को डिस्कस किया है. जो पहला इशू था वो था विथ रिगार्ड टू ओरल पार्टीशन, और जो दूसरा इशू था वो रिलेटेड था कि क्या अगर डॉटर को पार्टीशन में हिस्सा चाहिए तो क्या एट द टाइम ऑफ पार्टीशन उसके पिता का जिंदा होना ज़रूरी है. दैट इज़ क्या 9/9/2005 को जब डॉटर एक को पार्टनर बन गई है तो अपने राइट को एक्सरसाइज करने के लिए उस टाइम पर उसके पिता का जिंदा होना ज़रूरी है. तो इन दोनों इश्यूज़ में हमने ये समझा था कि जैसे पहले आपका अगर ओरल पार्टीशन के बारे में हम लोग बात देख लें, क्या हमने समझा था कि अगर 12 दिसंबर 2004 इससे पहले किसी भी प्रकार का पार्टीशन हुआ हो, एक्चुअल पार्टीशन की बात कर रहा हूं मैं, दैट इज ओरल, अ पार्टीशन विच इज रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908. ठीक है. या फिर इसको आप रजिस्टर्ड डीड भी कह सकते हैं. एंड लास्ट, डिक्री ऑफ द कोर्ट. तो अगर किसी भी फॉर्मेट में पार्टीशन हुआ है बिफोर 12 दिसंबर 2004, उस पार्टीशन को तो हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे. अब 12 दिसंबर 2004 के बाद 9/9/2005 के बीच में अगर किसी भी प्रकार का ओरल पार्टीशन किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ डिफीटिंग द राइट्स ऑफ द डॉटर, ऐसे ओरल पार्टीशन को हम लोग आउटराइटली रिजेक्ट कर देंगे. इसका मतलब ये नहीं है कि 12 दिसंबर 2004 के बाद अगर किसी पार्टी ने पार्टीशन किया है तो उस पार्टीशन को भी हम लोग मना कर देंगे. ऐसा नहीं है. मतलब वहां पर आपको डॉटर्स को स्पेसिफिकली राइट देना ही पड़ेगा. देखिए, जो डॉटर्स है ना वो 9/9/2005 के बाद से ही को पार्टनर्स डिक्लेयर किए गए हैं. इसका मतलब ये है कि 9/9/2005 के पहले अगर कोई भी एक्चुअल पार्टीशन हुआ है, मतलब मान लो कोर्ट की डिग्री से पार्टीशन हो गया हो या फिर कोई ऐसा पार्टीशन हुआ हो जिसको रजिस्टर करवाया गया हो अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, तो उन पार्टीशन को हम लोग टच नहीं करेंगे. लेकिन 12 दिसंबर 2004 और 9/9/2005 के बीच में अगर कोई भी ऐसा पार्टीशन हुआ है जो कि डॉटर्स के राइट्स को डिफीट करने के लिए किया गया है तो उस पार्टीशन को हम लोग आउटराइटली रिजेक्ट कर देंगे. इज दैट क्लियर? ठीक है. अब जो दूसरा इशू हमने डिस्कस किया था उसमें हमें क्या पता चला था कि पहले तो प्रकाश वर्सेस फूलावती में यह कहा गया था कि फादर का जिंदा होना जरूरी है ऑन 9/9/2005 क्योंकि उसके बाद ही डॉटर्स को पार्टनर बन पाएंगी. ठीक है. अब यहां पर कोर्ट ने गलती क्या कर दी थी ना, उन्होंने नोशनल पार्टीशन को एक्चुअल पार्टीशन मान लिया था. उन्होंने ये कहा था कि मान लो अगर पिताजी 9/9/2005 से पहले मर गए हैं तो नोशनल पार्टीशन करके जो भी मतलब क्लास 1 एयर्स है उनके शेयर्स को हम लोग एसर्टेन कर लेंगे. तो कोर्ट ने नोशनल पार्टीशन को एक्चुअल पार्टीशन के इक्विवेलेंट मान लिया था, जो कि गलत इंटरप्रिटेशन थी. जिस लैक्यूना को बेसिकली विनीता शर्मा केस में कोर्ट ने मतलब सॉल्व किया. ठीक है. जो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी गई थी प्रकाश वर्सेस फूलावती केस में, उसको विनीता शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 9/9/2005 को फादर का जिंदा होना जरूरी नहीं है. ठीक है. अगर फादर जिंदा नहीं भी है उसके बावजूद अगर आप एक्चुअल पार्टीशन करते हो 9/9/2005 के बाद में तो वहां पर डॉटर्स को आपको इक्वल अधिकार देना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? ठीक है. ये दो इश्यूज हमने डिस्कस किए थे. अब एक बात जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि सेक्शन 6 का नेचर क्या है, क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव है? ठीक है. मैं इन टर्म्स को भी समझा देता हूं आप लोगों को. ये प्रोस्पेक्टिव है या फिर ये कोई एक अलग ही नेचर का कानून है? ठीक है. तो ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में. ठीक है. अब ये सवाल सामने आया क्यों? देखिए, प्रॉब्लम ये थी ना
कि जब हम लोग प्रकाश वर्सेस फुलावती केस की बात करते हैं तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लॉ है ये प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। ठीक है, प्रकाश वर्सेस फुलावती में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि द लॉ इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। उनकी रीजनिंग ये थी कि अगर आप सेक्शन 6 की लैंग्वेज को पढ़ते हो, सेक्शन 1 को पढ़ते हो, तो यहां पर लिखा है ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन मूवमेंट एक्ट 2005 in a joint Hindu family governed by the Mitakshara law, the daughter of a co-partner shall by birth become a co-partner in her own right the same manner as the son। ठीक है, तो यहां पर यह कह रहा है कि अमेंडमेंट के बाद से हमने डॉटर्स को इक्वल दर्जा दिया है सन के बराबर। अब जितना अधिकार एक सन का बनता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, उतना ही अधिकार अब एक डॉटर का बनेगा। ठीक है, तो कोर्ट ने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया क्योंकि इसका इफेक्ट 9/9/2005 से है, तो जो लॉ है ये प्रोस्पेक्टिव इन कैरेक्टर है। ठीक है, क्लियर है। लेकिन जब हम लोग दनम्मा वर्सेस अमर में जाते हैं, ठीक है, इसका जजमेंट आया था 2018 में और इसका आया था 2015 में। तो दनम्मा वर्सेस अमर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जो ये कानून है ये रेट्रोस्पेक्टिव इन कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि डॉटर को जो अधिकार हम लोग एज ए को पार्टनर का दे रहे हैं वो बाय बर्थ एक्रू होता है, मतलब जब वो पैदा हुई है उसी दिन से उसको को पार्टनर मान रहे हैं। 2005 के बाद तो वो बेसिकली पार्टीशन में हिस्सा डिमांड कर सकती है, या फिर पार्टीशन अगर होता है तो उसको इक्वल शेयर दिया जाएगा। लेकिन जो उसका अधिकार आया है इस जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, वो तो बाय बर्थ आया है, मतलब कि जो कानून है वो रेट्रोस्पेक्टिव है। ठीक है, अब यहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई कि अगर आप कानून को एक रेट्रोस्पेक्टिव कैरेक्टर देते हो तो यहां पर जो 100 साल पुराने पार्टीशन भी है उनको भी रीओपन किया जा सकता है। अब जितनी भी डॉटर्स थी वो सारी की सारी आके कहेंगी, जो भी जिंदा है उस टाइम पे ऑफ कोर्स, ठीक है, वो आकर बोलेंगी कि अरे यार जो मेरा पार्टीशन हुआ था 1990 में, आपने तो कह दिया है कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव कैरेक्टर है और मैं तो बाय बर्थ को पार्टनर हूं और 2005 के बाद मैं डिमांड मांग सकती हूं उस प्रॉपर्टी में। तो इसका मतलब तो ये है कि जो पार्टीशन 1990 में भी हुआ था उसमें भी आप मेरे को हिस्सा दो। अब ये बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन खड़ी हो गई सुप्रीम कोर्ट के सामने। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट कहता है कि ये जो लॉ है ये प्रोस्पेक्टिव इन कैरेक्टर है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का एक दूसरा जजमेंट कहता है कि ये जो लॉ है ये रेट्रोस्पेक्टिव इन कैरेक्टर है। रीजनिंग दोनों की सही थी, रीजनिंग गलत नहीं थी। लेकिन एक बात बताइए, यहां पर साफ साफ लिखा है, अगर आप एक बार सबसेक्शन 5 को देखते हैं, यहां पे लिखा है नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ पार्टीशन विच हैज बीन अफेक्टेड बिफोर 20th डे ऑफ दिसंबर 2004। यहां पे तो साफ साफ ये कह दिया गया, इट्स अ सेविंग क्लॉज कि 20th दिसंबर आई एम सो सॉरी, ये 20th दिसंबर है, यहां पे मैंने 12 दिसंबर लिख दिया था। ठीक है, सो करेक्ट कर लीजिएगा। हाँ, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ये कहा, सॉरी सुप्रीम कोर्ट कह रहा, यहां पर जो इसका सबसेक्शन 5 है सेक्शन 6 का, ये बेसिकली क्या कहता है, ये कहता है कि 20th दिसंबर 2004 से पहले कोई भी पार्टीशन हुआ हो, चाहे वो ओरल हो, रजिस्टर्ड डीड हो, या फिर डिक्री ऑफ अ कोर्ट के थ्रू हुआ हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं पहुंचाएंगे। तो फिर आप इसको एक रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट कैसे दे सकते हो? और आपको सही बताऊं तो दनम्मा वर्सेस अमर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कोई प्रॉपर रीजनिंग भी नहीं दी थी अपने कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए। उन्होंने बस कह दिया कि हाँ जो कानून है वो रेट्रोस्पेक्टिव इन कैरेक्टर है, उन्होंने एक प्रॉपर रीजनिंग भी नहीं प्रोवाइड की इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो अब यहां पर विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में ये इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने दोबारा आया कि आखिर नेचर क्या है इस कानून का, ये रेट्रोस्पेक्टिव है, प्रोस्पेक्टिव है, या फिर रेट्रोएक्टिव है। ठीक है, अब इससे पहले मैं आगे आपको समझाऊं, पहले मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव क्या होता है। देखिए जनरली क्या होता है, जो जनरल रूल प्रिवेल करता है वो ये करता है कि कोई भी जो कानून फॉर्म, जो कोई भी कानून फ्रेम होता है ना, वो प्रोस्पेक्टिव इन कैरेक्टर होता है। मतलब कि जिस दिन से वो कानून एक्टिव हो गया उस दिन से ही उसका इफेक्ट होगा। और जो कानून रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं वो बेसिकली ऐसे कानून होते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव कानून बेसिकली ऐसे कानून होते हैं जो जिस दिन पास होते हैं ना उस दिन से उनका इफेक्ट तो होता ही होता है, लेकिन वो अपना जो उनका इफेक्ट होता है ना वो किसी पुराने डेट से भी डिराइव कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एक बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं रेट्रोस्पेक्टिव लॉ का। तो जो इंडिया में टैक्स लॉज होते हैं ना, ये कई बार रेट्रोस्पेक्टिव इन कैरेक्टर होते हैं। मतलब सपोज अगर किसी कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट को
टैक्स इंपोज करना है, ठीक है, तो वो उस टैक्स को किसी पुरानी डेट से भी इंपोज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद होगा जो वो जो टावर को लेके एक इशू क्रिएट हुआ था 2017 या 18 में, जहाँ पे जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये सब जो कंपनीज हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स इंपोज किए गए थे, ठीक है। तो जो टैक्सेस इनके ऊपर इंपोज किए गए थे ना, वो रेट्रोस्पेक्टिवली किए गए थे, मतलब कुछ पुराने ऐसे इनके कंडक्ट थे जो कि टैक्सेबल थे, बट ये लोग मतलब उस टाइम पे इनके ऊपर टैक्स इंपोज नहीं किया गया। लेकिन जो इनका पुराना जो मतलब जो ये एक्ट था, क्योंकि वो टैक्सेबल था, तो बाद में जो पार्लियामेंट है उन्होंने एक लॉ पास किया, और उस लॉ को पास करके उन्होंने कहा कि इस दिन से जो भी अमाउंट बनेगा वो सारा का सारा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, ये जो इफेक्ट डिराइव करता है ये लॉ के पास होने के पुराने किसी डेट से करता है, और जो लॉज प्रोस्पेक्टिव होते हैं वो जिस दिन पास होते हैं उसी दिन से अपने इफेक्ट को डिराइव करते हैं, मतलब उसी दिन से उन कानून का इफेक्ट होता है, ठीक है। टैक्स लॉज हो गए, अलॉन्ग विद दैट आपका ये कमर्शियल कोड्स एक्ट हो गया, ठीक है। कमर्शियल कोड्स एक्ट भी जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव इन कैरेक्टर है। बेसिकली जो भी कमर्शियल मैटर सिविल कोर्ट्स में पेंडिंग थे ना, उनको भेज दिया गया इन कमर्शियल कोड्स, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव क्या होता है। हाँ, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में, कि जो ये कानून है ना ये रेट्रोएक्टिव इन कैरेक्टर है। अच्छा, ये रेट्रोएक्टिव क्या होता है, हमें रेट्रोस्पेक्टिव समझ में आ गया, हमें प्रोस्पेक्टिव समझ में आ गया, अभी रेट्रोएक्टिव क्या होता है। देखिए, रेट्रोएक्टिव बेसिकली हम उन कानूनों को कहते हैं जिनका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव होता है, ठीक है, जिनका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव होता है। लेकिन जो ये प्रोस्पेक्टिव नेचर का कानून होता है ना, ये अपनी पावर को किसी पुराने इंसिडेंट से डिराइव करता है, ठीक है, मतलब किसी पुराने इंसिडेंट की वजह से ये कानून जो है वो प्रोस्पेक्टिव इन कैरेक्टर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं क्या मैं कहना चाहता हूं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगा होगा, मैं समझाता हूं। जैसे जो डॉटर्स है, ठीक है, दे बिकेम को पार्टनर बाय बर्थ, है कि नहीं, लेकिन इवन दो वो को पार्टनर बाय बर्थ बनी है, वो अपने को पार्टनर का जो राइट है उसको एक्सरसाइज कब कर सकती है, फ्रॉम 9/9/2005, ठीक है। तो को पार्टनर तो ये बाय बर्थ बन गई, लेकिन जो इनका ये पार्टीशन मांगने का अधिकार था, जो जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में जो इनका अधिकार था, वो इनको कब मिला, 9/9/2005 से। तो रेट्रोएक्टिव लॉज वो होते हैं जो कि किसी इंसिडेंट से अपने प्रोस्पेक्टिव नेचर को डिराइव करते हैं, ठीक है। आइए एक बार देख ले सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा था। तो ये बेसिकली थर्ड इशू था। इन द केस ऑफ प्रकाश वर्सेस फुलावती, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द 2005 अमेंडमेंट एक्ट इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर, एज the text of the amendment states on and from the commencement of the Hindu Succession Amendment Act 2005। तो प्रकाश वर्सेस फुलावती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो टर्म यूज हुआ है वो यूज हुआ है ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ 9/9/2005। इसका मतलब ये है कि जो सेक्शन 6 है ये प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, ठीक है। फिर इन द केस ऑफ दनम्मा वर्सेस अमर, द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द 2005 एक्ट इज रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर एज द को पार्सनरी इज रिलेटेड बाय बर्थ। When the son becomes a co-partner by birth in a similar manner, the daughter will also become a co-partner by birth। अब दनम्मा वर्सेस अमर में ये कहा गया कि बाय बर्थ आप को पार्टनर बन रहे हो, तो ऐसा थोड़ी है कि आपको 9/9/2005 के बाद जो बेटियां पैदा हो रही है उनको हम को पार्टनर बना रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। आप बाय बर्थ को पार्टनर हो, बस आपकी जो आपको ये पावर दी गई है कि अब आप को पार्टनर बन के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पार्टीशन डिमांड कर सकते हो, और अगर पार्टीशन होता है तो आपको इक्वल शेयर दिया जाएगा। इस पावर को आप एक्सरसाइज कर सकते हो फ्रॉम 9/9/2005। तो कोर्ट ने कहा क्योंकि बाय बर्थ है तो इसका रेट्रोस्पेक्टिव कैरेक्टर हो गया। अब देखते हैं विनीता शर्मा में क्या कहा गया। द इशू वॉज रेज्ड इन द प्रेजेंट केस एज टू वॉट, प्रेजेंट केस मतलब ये आपका विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा है, एज टू वॉट इज द नेचर ऑफ अमेंडेड सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। द कोर्ट डिस्टिंग्विश्ड between different type of statutes and observed that a prospective statute operates from the date of its commencement while conferring new rights। prospective laws कौन से होते हैं, जो जिस दिन से वो जो कानून है वो commenced हो गया, मतलब जिस दिन से वो कानून एक्टिव हो गया है उस दिन से उसका इफेक्ट होगा। a retrospective statute operates backwards and takes away the vested rights acquired earlier। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, जो कि पुराने आपके राइट्स होते हैं उनको ले जाने की पावर वो अपने हाथ में रखता है, ठीक है।
अ रेट्रोएक्टिव लॉ इज द वन that does not operate retrospectively, rather it operates in the future. मतलब जो retroactive laws होते हैं इनका operation जो होता है वो prospective ही होता है. However, its operation is based on the character or status that arose earlier. That is an event which happened in the past or the requirements of which had been drawn from an antecedent event. ठीक है, तो retroactive laws वो होते हैं जिनका effect जो होता है वो prospective होता है. ठीक है, लेकिन जो ये जो इनका नेचर होता है ना वो ये होता है कि उस राइट को जो आप डिराइव कर रहे हो वो किसी एंटीसीडेंट से निकल के आया, मतलब किसी पास्ट का कोई ऐसा इवेंट था जिसकी वजह से आपको वो राइट अब मिल रहा है जिसको आप एक्सरसाइज कर सकते हो. ठीक है, अंडर द अमेंडेड सेक्शन 6 of the Hindu Succession Act 1956, since the right is given by birth, which may be an antecedent event and the provision operates on and from 9 September 2005, the amendment is retroactive in nature. Thus, the rights can be claimed with effect from 9 September 2005, but the daughter will be deemed to be a co-partner by birth in the Mitakshara co-partnery. It is also pertinent to note that as per section 6 of section 1 proviso, partition is effected before 20th December 2004, that is when the bill was tabled in the Rajya Sabha, shall not be affected. ठीक है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बेसिकली उन्होंने ये कहा कि जो ये कानून है इसका इफेक्ट जो है वो 9/9/2005 से है. मतलब 9/9/2005 के बाद से जो डॉटर्स हैं वो पार्टीशन डिमांड कर सकती हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट अगर पार्टीशन होता है तो उनको इक्वल शेयर भी मिलेगा एज टू दैट ऑफ ए सन. ठीक है, तो कोर्ट ने यहां पर यह कहा भले ही पार्टीशन वो 9/9/2005 के बाद डिमांड कर सकती है, मतलब जो उनको को पार्सनरी का दर्जा दिया गया है वो 9/9/2005 के बाद दिया गया है, लेकिन जो को पार्सनर जो वो बनी है वो तो बाय बर्थ बनी है. तो बेसिकली जो ये राइट ये अपना एक्सरसाइज कर रही है, ये एक्सरसाइज कर पा रही है बिकॉज ऑफ ए प्रीवियस एंटीसीडेंट इवेंट. इज दैट क्लियर? दैट्स व्हाई द लॉ इज रेट्रोएक्टिव इन कैरेक्टर. होप्स आपको समझ में आ गया हो. ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फोर्थ इशू के ऊपर. अब एक इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने और आया, वो इशू ये था. अच्छा, इससे पहले ये इशू मैं डिस्कस करूं, आपको पता है डिक्री क्या होता है? डिक्री को हम लोग पढ़ेंगे वैसे सीपीसी में. क्या आपको पता है डिक्री क्या होता है? देखिए, डिक्री बेसिकली एक सिविल कोड पास करता है. ठीक है, डिक्री वो होता है जो कि कंक्लूसिवली जैसे मान लो कोई सिविल सूट है. ठीक है, अब सिविल सूट में दो पार्टीज होंगी. ठीक है, दिस इज पार्टी ए एंड दिस इज पार्टी बी. ठीक है, तो जब सिविल कोर्ट कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर देता है कि किस पार्टी का क्या राइट है. ठीक है, यहां पर देखिए डिक्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि द राइट्स शुड बी डिटरमाइंड कंक्लूसिवली बाय एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. ठीक है, कंक्लूसिवली होना चाहिए. मतलब कि जैसे मान लो ए और बी है. ठीक है, इनका प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट था, दोनों के बीच में एक प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट था. अब यहां पर डिसाइड कोर्ट को यह करना था कि ये प्रॉपर्टी ए की है या फिर ये प्रॉपर्टी बी की है. अब कोर्ट ने कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर दिया कि जो प्रॉपर्टी है वो ए की है. ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहां पर क्या कहेंगे कि जो ए है ये डिक्री होल्डर है. ठीक है, क्योंकि डिक्री इसके फेवर में आया, दैट्स व्हाई ही इज द डिक्री होल्डर. मतलब कोर्ट ने कंक्लूसिवली ये चीज डिटरमाइन कर दिया है कि उस प्रॉपर्टी पे जो राइट है वो ए का है. इज दैट क्लियर? दैट इज डिक्री. ठीक है, अब दूसरा आता है प्रीलिमिनरी डिक्री. ठीक है, अब प्रीलिमिनरी डिक्री क्या होता है? ठीक है, देखो प्रीलिमिनरी डिक्री हम उसे कहते हैं जहां पर केस के कुछ एस्पेक्ट्स को डिसाइड कर लिया गया होता है. ठीक है, मतलब सपोज प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग डिस्प्यूट था ए और बी के बीच में, तो उसमें कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं उनको डिसाइड कर दिया गया कि देखो हाँ एक टाइम पे जो ए के जो बच्चे थे उनके हाथ में वो प्रॉपर्टी थी, तो यहां पर कहीं ना कहीं शायद से ए का अधिकार बन सकता है इस प्रॉपर्टी के ऊपर. मतलब जो कुछ जैसे मान लो अगर आपको कोई भी सूट को डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है तो उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो कोर्ट फ्रेम करता है. ठीक है, याद रखना सूट में जो इश्यूज होते हैं ना वो कोर्ट फ्रेम करता है. ठीक है, तो उसमें कुछ इश्यूज जो हैं उनको डिसाइड कर लिया गया.
तो यहां पर प्रीलिमिनरी डिक्री पास किया जाता है, ठीक है। लेकिन याद रखना, जो प्रीलिमिनरी डिक्री होती है ये फाइनल डिक्री नहीं होती है, ठीक है। प्रीलिमिनरी डिक्री जो होती है वो फाइनल डिक्री नहीं होती है। बेसिकली प्री डिक्री एक ऐसी डिक्री होती है जहां पर केस के कुछ एस्पेक्ट्स या फिर कुछ इश्यूज को कोर्ट ने डिटरमाइन कर दिया है, लेकिन पूरा जो केस है उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया, मतलब कि कंक्लूसिवली उस मैटर में किसका क्या राइट है उसको अब तक कोर्ट ने डिटरमाइन नहीं किया है, ठीक है। तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, एक सिविल कोर्ट जब एक सूट होता है, एक सिविल सूट होता है, वहां पर अनलिमिटेड प्रीलिमिनरी डिक्री पास कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो डिक्री आती है वो सिर्फ एक होती है, जो फाइनल डिक्री होती है वो सिर्फ एक होती है, जहां पर कंक्लूसिवली पार्टीज के जो राइट्स होते हैं उनको डिटरमाइन कर लिया जाता है। अब यहां पर जो सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था विनीता शर्मा से राकेश शर्मा में, वो ये था कि सपोज बिफोर 9/9/2005 एक पार्टीशन सूट चल रहा हो, ठीक है। बिफोर 9/9/2005 देयर इज ए पार्टीशन सूट, ठीक है। अब यहां पर कोर्ट ने एक प्रीलिमिनरी डिक्री पास कर दी, और मैंने अभी आपको ये बात बताया कि प्रीलिमिनरी डिक्री में जो राइट्स होते हैं उनको कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं किया जाता है, बस कुछ एस्पेक्ट्स, कुछ इश्यूज जो होते हैं उसका एक मतलब काइंड ऑफ एडजुडिकेशन कर दिया जाता है, वो डिटरमाइन कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो अब मान लो कोई पार्टीशन सूट डाला गया था और कोर्ट ने कुछ मतलब कोर्ट ने जो प्रीलिमिनरी डिक्री पास कर दी बिफोर 9/9/2005, ठीक है। अब क्या होता है कि 9/9/2005 का जो अमेंडमेंट है सेक्शन 6 का, वो पिक्चर में आ जाता है, ठीक है। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि अगर कोर्ट ने एक पार्टीशन सूट में प्रीलिमिनरी डिक्री पास कर दी है, तो क्या अगर 9/9/2005 में डॉटर्स को पार्टनर बन गई तो उसके बाद वो जो पार्टीशन में प्रीलिमिनरी डिक्री पास हो चुका था उस पार्टीशन में उनका अधिकार बनेगा? सवाल आपको समझ में आया मेरा क्या है? मतलब सवाल यही है कि 9/9/2005 से पहले पार्टीशन का सूट चालू हो गया था, ठीक है। कोर्ट ने एक प्रीलिमिनरी डिक्री भी पास कर दी। अब सवाल यहां पर यह खड़ा हुआ कि मान लो अभी सूट जो है वो पेंडिंग है, सूट इज पेंडिंग, और इसी बीच में जो 9/9/2005 का अमेंडमेंट था वो पिक्चर में आ गया। अब क्योंकि जो सूट है वो कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं किया गया है, तो क्या यहां पर डॉटर्स जो हैं वो अधिकार मांग सकती हैं अगर पार्टीशन में बाद में उनका कोई हिस्सा निकल के आ जाए तो? आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। Issue 4. Another issue which was raised in the present case was that if a partition suit was filed before 9 September 2005 and a preliminary decree was passed in that suit, and while the suit was pending, the Hindu Succession Amendment Act 2005 came into force, can the benefit of the 2005 Amendment Act be given to the daughters in such a case? समझ में आ गया आपको इशू क्या है? अब देखते हैं विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। टू फॉर्म द कंक्लूजन विद रिगार्ड टू दिस क्वेश्चन, द कोर्ट रेफर्ड टू इट्स प्रीवियस जजमेंट इन गंडूरी कोटेश्वरमा वर्सेस चकोरी अनाडी। इट इज 2011 सुप्रीम कोर्ट। आई एम सो सॉरी अगर मैं सही से इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाया तो, ठीक है। इन विच इट वॉज हेल्ड विच वॉज हेल्ड इन दनम्मा वर्सेस अमर, मतलब ये जो केस है ना इसको दनम्मा वर्सेस अमर केस में भी रेफर किया गया था। एंड after considering the amendment of section 6, it was observed that after passing of the preliminary decree, the suit continues until the final decree is passed. Order 20 Rule 18 of Civil Procedure Code 1908 creates no obstacle for the passage of more than one preliminary decree if after the passing of such preliminary decree any event has taken place requiring readjustment of the shares as declared in decree already been made. ठीक है, मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया गंडूरी केस को, और जिसको मतलब दनम्मा वर्सेस अमर केस में भी मतलब रेफर किया गया था। तो कोर्ट ने यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन दी, ठीक है, कि अगर मान लो मतलब इस केस में ये जो गंडूरी वाला केस है ना, इसमें ये ऑब्जर्वेशन दी सुप्रीम कोर्ट ने कि मान लो प्रीलिमिनरी डिक्री पास हो चुकी है, ठीक है, और उसके बाद कुछ नए चेंजेस इंट्रोड्यूस कर दिए गए लॉ में, तो जब तक फाइनल डिक्री पास नहीं हुई है तब तक वो नए चेंजेस जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनको मतलब जो नए चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनको फाइनल डिक्री पास होने से पहले इनकलकेट किया जा सकता है उस सूट में, पार्टीशन सूट में। द कोर्ट ऑल्सो रेफर्ड टू इट्स अर्लियर जजमेंट इन एस साई रेड्डी वर्सेस एस नारायण रेड्डी वेयर द कोर्ट ऑब्जर्व दैट ए प्रीलिमिनरी डिक्री
does not bring about a conclusive partition, where the final decree is pending, the shares of the concerned parties are not immune to change and can be varied on account of intervening events, and the preliminary decree does not give rise to an irreversible situation. एक सेकंड, ये डिक्री है, मैं समझाता हूँ यहाँ पे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा. ये SI रेड्डी वर्सेस S नारायण रेड्डी केस को भी सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया था इस इशू का आंसर देने के लिए. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सपोज ये एक फैमिली है, ठीक है, दिस इज अ जॉइंट हिंदू फैमिली. अब यहां पर पार्टीशन का सूट पड़ा, ठीक है, और कोर्ट ने प्रीलिमिनरी डिक्री पास कर दी. और मैंने अभी आपको बताया कि प्रीलिमिनरी डिक्री जो होती है वो फाइनल डिक्री नहीं होती है. फाइनल डिक्री में जो पार्टीज होते हैं उनके राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर लिया जाता है. इज दैट क्लियर? ठीक है. तो यहां पर प्रीलिमिनरी डिक्री पास हो चुकी थी. सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में ये कहा कि अगर प्रीलिमिनरी डिक्री पास हो भी गई है तब भी फाइनल डिक्री जब तक पास नहीं हो जाती है तब तक एक्चुअल पार्टीशन नहीं होता है. अब उन्होंने ये रीजनिंग क्यों दी मैं आपको समझाता हूं. सपोज यहां पर पार्टीशन को डिमांड किया गया था ऑन 1 जनवरी 2000, ठीक है, और जो फाइनल जो पूरा जो मतलब पार्टीशन का जो सूट है उसको डिस्पोज ऑफ किया गया ऑन 1 जनवरी 2004. ठीक है, ध्यान समझना. अब यहां पर एक प्रीलिमिनरी डिक्री पास करके कोर्ट ने सबके राइट्स को डिटरमाइन कर दिया कि देखो FS1 को इतना मिलेगा, FS2 को इतना मिलेगा, FS3 को इतना मिलेगा, FD को इतना मिलेगा, मतलब नोशनल पार्टीशन के थ्रू जो इतना मिलता है FD को, ठीक है, इतना मिलेगा. तो अब मान लो अगर 1/1/2000, अब सपोज जो ये प्रीलिमिनरी डिक्री थी इसको पास किया गया था 8 सितंबर 2001 में, ठीक है. अब हुआ क्या कि जो FS2 था ये मर गया 2002 में, ठीक है. तो FS2 का जो शेयर था, ऑब्वियस सी बात है ना, अब ये तो FS1 F और FS1 को चला जाएगा, सॉरी FS3 FS1 और F को चला जाएगा. तो कोर्ट ने यहां पर यही कहा कि जब तक पूरा पार्टीशन नहीं हो जाता है तब तक जो शेयर्स होते हैं पार्टीज के उस पार्टीशन में, मतलब उस जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में जो शेयर्स होते हैं पार्टीज के, ऐसा नहीं कि वो चेंज नहीं हो सकते, वो चेंज हो सकते हैं. आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब देखो पार्टीशन का सूट चल रहा था, कोर्ट ने एक प्रीलिमिनरी डिग्री पास कर दी, उसके पास करने के बाद FS2 की डेथ हो गई. तो ऑब्वियस सी बात है अगर FS2 की डेथ हो गई है तो जो उसका शेयर था अब वो तो बाकी जो सर्वाइविंग मेंबर्स हैं उनके बीच में डिवाइड कर दिया जाएगा, है कि नहीं. तो अभी तक क्योंकि फाइनल डिग्री पास नहीं हुई थी तब तक जो शेयर्स हैं वो चेंज तो हो ही सकते हैं. अब उसके बाद अगर फाइनल डिग्री पास हो गई कंक्लूसिवली, जिसका भी जितना राइट बन रहा था प्रॉपर्टी में वो उनको दे दिया गया, तब उसके बाद का सिचुएशन डिफरेंट होगा. लेकिन प्रीलिमिनरी डिग्री पास करने के बाद मान लो कोई मेंबर मर गया तो जो उसका शेयर है फिर वो तो चेंज हो जाएगा ना, जितने पार्टीज है उसमें पार्टीशन सूट में उनका जो शेयर है वो तो चेंज हो जाएगा. क्लियर आपको? देखिए यहां पे यही कह रहे हैं, द शेयर्स ऑफ द कंसर्न पार्टीज आर नॉट इम्यून टू चेंज, ठीक है, एंड कैन बी वेरिड ऑन अकाउंट्स ऑफ इंटरवीनिंग इवेंट्स. इंटरवीनिंग इवेंट्स मतलब क्या? भले आपने एक प्रीलिमिनरी डिग्री पास कर दी थी, मान लो कोई बंदा मर गया तो अब आपको फिर से सबके शेयर्स को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि अब किसका कितना शेयर बन रहा है. एंड द प्रीलिमिनरी डिग्री डज नॉट गिव राइज टू एन इरिवर्सिबल सिचुएशन. ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई प्रीलिमिनरी डिग्री पास कर दिया है तो आपको उसी से अबाइड बाय करना पड़ेगा, आप उसको चेंज कर सकते हो. कोर्ट के पास एक सिविल सूट में अनलिमिटेड प्रीलिमिनरी डिग्री पास करने की पावर है, लेकिन फाइनल डिग्री खाली एक पास होती है. इसका रीजनिंग क्या है? क्योंकि प्रीलिमिनरी डिग्री को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब क्या पता कोर्ट ने पहले ये ओपिनियन फॉर्म किया, बाद में कुछ नए इवेंट्स आ गए जिसकी वजह से कोर्ट को एक नया ओपिनियन फॉर्म करना पड़ा. इज दैट क्लियर? The concept of partition that legislature had in mind is a partition completed in all aspects. That is partition conclusively made, and any other interpretation will deprive the daughter of their rights. लेजिस्लेचर ने, पार्लियामेंट ने जो सेक्शन 6 का अमेंडमेंट लाया है उसमें जो उन्होंने पार्टीशन को डिफाइन किया है वो उस तरीके से किया है कि आपने कंक्लूसिवली आपका जो पार्टीशन हुआ था ना वो कंक्लूसिव होना चाहिए. अगर आपने कंक्लूसिवली पार्टीशन नहीं किया है और डॉटर्स जो हैं वो को पार्सनरी में इंट्रोड्यूस हो गई तो उसके बाद तो आपको उनको अधिकार देना ही पड़ेगा. और कोई भी और इंटरप्रिटेशन अगर हम लोग अडॉप्ट करते हैं तो वहां पर बेसिकली जो डॉटर्स का अधिकार है उस पार्टीशन में उसको हम डिफीट करेंगे. इज दैट क्लियर? ऑल्सो in Prema versus Manjegowda 2002 Karnataka High Court, the Karnataka High Court observed that if there is any alteration in circumstances including the statutory amendments
द बेनिफिट हैज़ टू बी गिवन टू द डॉटर्स एंड द कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड टू डिसाइड द मैटर एंड पास द फाइनल डिग्री कीपिंग इन टू कंसिडरेशन द चेंज सर्कमस्टेंस. ठीक है. तो ओवरऑल कंक्लूजन जो कोर्ट ने यहाँ पे ड्रॉ किया है विनीता शर्मा से राकेश शर्मा में, वो ये किया है कि जो भी पार्टीशन सूट पेंडिंग थे, ठीक है, जितने भी पार्टीशन सूट पेंडिंग थे जिसमें प्रीलिमिनरी डिग्री भले पास हो गई हो, वहां पर अगर फाइनल डिग्री पास नहीं हुई है तो हम ये नहीं मानेंगे कि जो पार्टीशन है वो कंक्लूसिवली हो गया है. और अगर उस बीच में डॉटर्स को को पार्टनर का दर्जा दे दिया गया है तो उस पार्टीशन में जो डॉटर्स हैं उनको भी राइट दिया जाएगा. ये बात मैंने आपको बहुत पहले बताई थी जब मैं आपको को पार्टनरी पढ़ा रहा था कि जो भी मेंबर्स होते हैं, जो उनका राइट होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, वो कंक्लूसिव नहीं होता है, वो चेंज होते रहता है. मान लो कोई मेंबर मर गया तो दूसरे मेंबर को अब ज़्यादा राइट मिलेगा प्रॉपर्टी में. कोई नया मेंबर पैदा हो गया तो जितने भी मेंबर्स थे उनका जो राइट था प्रॉपर्टी में वो घट जाएगा. तो यहाँ पर कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि जो मतलब जो हिंदू लॉज हैं उनको डिफीट कर दिया हो, जो हिंदू अनकोडिफाइड लॉज हैं उनको डिफीट कर दिया हो. ऐसा नहीं है. ये प्रिंसिपल तो बहुत पहले से प्रेजेंट था हिंदू लॉज में कि जो राइट्स होता है प्रॉपर्टी में किसी भी बंदे का वो वेरी कर सकता है, वो कंक्लूसिव नहीं होता है. ठीक है. यानी ये नहीं कि आपने बर्थ ले लिया किसी जॉइंट हिंदू फैमिली में और वहाँ पर जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी है तो जो भी आपका राइट बाय बर्थ है, ठीक है, वो उतना ही होगा, वो चेंज होते रहता है. विद द एडिशन ऑफ न्यू मेंबर्स जो राइट होता है किसी इंसान का वो घटता है. एंड किसी इंसान के डेथ के साथ, कोई मेंबर है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो राइट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं. ठीक है. तो कोर्ट ने बस इसी प्रिंसिपल को यहाँ पर अडॉप्ट किया है एंड दे सेड कि जो राइट्स हैं वो तब तक कंक्लूसिव नहीं होते जब तक एक्चुअल पार्टीशन टेक प्लेस ना कर ले. और क्योंकि अभी तक एक्चुअल पार्टीशन हुआ नहीं है तो यहां पर अगर डॉटर्स को को पार्टनर्स में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है तो उनका भी अधिकार बनेगा उस जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में हिस्से का. समझ में आया आपको? ठीक है. तो बेसिकली हम लोगों ने 4 इश्यूज टोटल डिस्कस कर लिए हैं. होप सो मैं आपको समझाने में सफल रहा हूं. अगर आपको नहीं समझ में आया कोई भी चीज़, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा. मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको दोबारा समझा दूंगा. ठीक है. और मतलब ये जो पूरा जब ये विनीता शर्मा से राकेश शर्मा कंप्लीट हो जाएगा ना तो मैं एक अलग से लेक्चर भी डेडिकेट करूंगा पूरा समझाते हुए कि विनीता शर्मा के फैक्ट्स क्या थे. ठीक है. और जो भी उसके इश्यूज थे उसमें क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया. बस एक समरी दे दूंगा आप लोगों को आपके समझने के लिए ताकि आपको बार बार मतलब इन लेक्चर्स को ना देखना पड़े मेरे. ठीक है. मतलब एक ही लेक्चर में सारी चीज़ों को कवर कर दूंगा. ठीक है. सो थैंक यू सो मच. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस जजमेंट को कंक्लूड करेंगे. Thank you so much. I'll meet you in the next lecture.